नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मॉनसून सत्र में जीएसटी पास होने की उम्मीदें बढ़ी। जेटली बोले तमिलनाडु छोड़ सभी राज्यों का मिला साथ। जयललिता भी मिली प्रधानमंत्री से। भगोड़ा घोषित हुए विजय माल्या। ईडी की अर्जी पर स्पेशल कोर्ट ने की कार्रवाई। दिल्ली सरकार ने अनिल अंबानी की बिजली कंपनी बीएसईएस पर लगाए गंभीर आरोप। भ्रष्टाचार और घटिया सर्विस को लेकर अनिल अंबानी को किया तलब। खराब ग्लोबल संकेतों के बावजूद मजबूती से जमा बाजार। अमेरिकी फेड की बैठक से पहले लुढ़के अमेरिकी बाजार। नई एविएशन पॉलिसी में हवाई यात्रियों को मिल सकता है तोहफा। ग्राहकों को कैंसिलेशन और रिफंड पर मिल सकती है राहत। कल कैबिनेट में होगी चर्चा। ट्रेन की देरी पर टिकट कैंसिल कराने पर 48 घंटे में मिलेगा रिफंड। रेल मंत्रालय कर रहा है नए सॉफ्टवेयर पर काम। आवाज एट 9 में सबसे पहले बात जीएसटी की। सालों से लटका जीएसटी बिल अब हकीकत बनने के काफी करीब पहुंच चुका है। सरकार ने 22 राज्यों के जीएसटी के लिए 22 राज्यों को मना लिया है। जीएसटी पर आम सहमति बनाने के लिए कोलकाता में राज्यों की वित्त मंत्रियों के साथ बैठक हो रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केवल तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों ने जीएसटी पर कुछ सलाह दी है, जिस पर सरकार ध्यान दे रही है। उन्होंने 3 साल में 1% अतिरिक्त टैक्स की मांग पर भी लचीला रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। संसद के मानसून सत्र में जीएसटी बिल पास कराने के लिए लिहाज से यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। Virtually every state has supported the idea of GST. There's one state which has said that even though they have reservations on the GST, but they have how to make it implementable from their point of view, that is the state of Tamil Nadu. We will try our best to see that the constitutional amendments are approved in the monsoon session. We will try to fix the next meeting sometime in the second week of July, by which time the 2 issues that the import committee decided, one is the RNR revenue neutral rate, what will that be, and the presentation that he has kindly indicated the chief economic advisor will come and make. हालांकि कांग्रेस अब भी जीएसटी को लेकर विरोध कर रही है और उसका विरोध लगातार जारी है। वो 3 साल से कह रहे हैं कि अब वक्त पास होगा, इस सेशन में होगा। हमने कुछ मुद्दे रखे हैं उनके सामने, उन मुद्दों पे अगर वो चर्चा करें और उन अमेंडमेंट्स को वो मानेंगे तो जरूर जीएसटी पास होगी। तो बहरहाल अभी तो 1.25 महीना है मॉनसून सेशन में, उस वक्त देखेंगे, उस वक्त चर्चा करेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जीएसटी मॉनसून सेशन में पास हो पाएगा? सरकार के पास क्या राज्यसभा में इतने नंबर्स हैं? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, वित्त मंत्री साफ साफ कह रहे हैं कि जीएसटी पर तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्य लगभग मान गए, तो क्या हम ये उम्मीद करें कि मॉनसून सत्र में जीएसटी पास होता हुआ दिखेगा? उम्मीद करनी भी चाहिए, क्योंकि इसकी संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई है। संभावना 2 वजहों से बढ़ी है। पहली बात तो यह है कि 2 दिनों तक जो कोलकाता में बैठक चल रही है, उस बैठक में सभी राज्य, एक को छोड़कर सभी राज्य जीएसटी के मौजूदा प्रस्ताव पर सहमत हैं, यानी किसी भी राज्य को कोई विरोध नहीं है। यहाँ के जिन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी के तौर पर विरोध कर रही है जीएसटी का, उन मुद्दों पर भी कांग्रेस शासित राज्य सहमत है, यानी राज्यों को इससे कोई आपत्ति नहीं है। ये एक बड़ा आधार बनेगा सरकार के लिए राज्यसभा में यह दावा करने के लिए कि हर कोई इस जीएसटी के मौजूदा प्रारूप से सहमत है। दूसरी बड़ी बात, राज्यसभा में जो चुनाव हुए हैं हाल में, उस चुनाव के बाद समीकरण काफी तेजी से बदले हैं। कांग्रेस की स्थिति जहां कमजोर हुई है, वहीं पे भाजपा की स्थिति मजबूत हुई है और जीएसटी का समर्थन करने वाले दलों की स्थिति भी मजबूत हुई है। तो ऐसे में हालात काफी हद तक ये बन रहे हैं कि शायद जीएसटी बिल सरकार राज्यसभा में मॉनसून सत्र में पास करा ले। यहाँ पे कांग्रेस की भूमिका काफी अहम होगी, दिलचस्प होगी देखने वाली। हो सकता है कांग्रेस अब एक बहाना ढूंढे
जिस बहाने के जरिए इस जीएसटी का समर्थन कर ले, क्योंकि असमर्थन नहीं करती है, खुलकर विरोध करती है, तो फिर विकास विरोधी जो आरोप कांग्रेस के ऊपर लग रहे हैं वो आरोप और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। लक्ष्मण, इसके अलावा सरकार ने जीएसटी के लिए एक ड्राफ्ट भी जारी कर दिया है, मॉडल ड्राफ्ट। इसमें क्या खास है? इस मॉडल रूल में 3 बड़ी बातें हैं। पहली बात तो यह है कि अब तक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि ई कॉमर्स कंपनियों के जरिए, मिसाल के तौर पर फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसे कंपनियों से हम आप जो सामान मंगाते हैं उन सामान पर टैक्स कहां वसूला जाएगा? जिस राज्य से सामान आ रहा है वहां वसूला जाएगा या फिर जिस राज्य में कंज्यूमर खरीद रहा है वहां वसूला जाएगा? तो इस दुविधा को दूर किया गया है इस मॉडल लॉ में और कहा गया है कि पहला वित्तीय लेन देन जहां होगा वहीं पर टैक्स लगेगा, यानी कंज्यूमर जहां पर होगा, कंज्यूमर जहां सामान खरीदेगा वहीं पर टैक्स लगेगा। तो एक दुविधा की स्थिति खत्म हो जाएगी जीएसटी लागू होने के साथ। तो ई कॉमर्स कंपनियों के लिए एक बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात यह कही गई है कि जीएसटी के दायरे में हर कारोबारी नहीं आएगा। जीएसटी के दायरे में सिर्फ और सिर्फ वही कारोबारी आएंगे जिनका टर्नओवर 9 लाख रुपए सालाना या उससे ज्यादा है। हालांकि पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में, सिक्किम में, असम जैसे राज्यों में कुछ छूट दी गई और कहा गया 4 लाख से ज्यादा का टर्नओवर है तो वहां पर जीएसटी के दायरे में वो लोग आएंगे। और तीसरी बात, अगर नियम का उल्लंघन किया गया तो 5 साल तक की जेल की सजा और भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हालांकि ये प्रस्ताव है, इस पर लोगों की राय मांगी गई है। लोगों की राय आने के बाद इसको अंतिम रूप दिया जाएगा। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। इधर जीएसटी बिल पर तमिलनाडु अभी भी सहमत नहीं है। राज्य की मुख्यमंत्री जयललिता ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपना ऐतराज जताया। उन्होंने तंबाकू उत्पादों पर राज्यों को ज्यादा टैक्स लगाने का अधिकार देने की मांग रखी। साथ ही जीएसटी आने के बाद मैन्युफैक्चरिंग वाले राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई करने की भी वकालत की। जयललिता ने कहा कि अगर जीएसटी काउंसिल बनती है तो उसमें केंद्र के 1 प्रतिनिधि पर राज्यों के 3 प्रतिनिधि शामिल किए जाने चाहिए। इधर जानकार भी मान रहे हैं कि जीएसटी को लेकर सरकार ने काफी प्लानिंग की है। वित्त मंत्रालय ने मॉडल जीएसटी जो बिल है, जो वो भी लॉ है, वो भी कमेंट्स के लिए डाल दिया है वेबसाइट पर। तो मतलब ये जीएसटी पे ये सरकार का एक डिटरमिन्ड पुश है और एक तरीके से ये कहना भी होगा कि इस सेशन के नहीं हुआ तो ये जीएसटी फिर होना बहुत ही मुश्किल है। अब एक और बड़ी खबर आज की, बैंक लोन फर्जीवाड़े में फरार विजय माल्या पर शिकंजा और कस गया। आज पीएमएलए कोर्ट ने माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया। आज कोर्ट में ईडी ने विजय माल्या पर सेक्शन 82 लगाने की मांग की और इसके बाद उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया। अब 30 दिन के अंदर माल्या को कोर्ट में पेश होना होगा। भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद माल्या को ब्रिटेन से भारत लाना आसान हो सकता है। सरकार कोर्ट के आदेश को ब्रिटेन भेजेगी। इससे माल्या के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने में भी आसानी होगी। इसके लिए ईडी इंटरपोल को अर्जी दे चुकी है। माल्या पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। वो इस वक्त ब्रिटेन में है। नोटिस के बाद भी अब तक वो पेशी के लिए हाजिर नहीं हुए हैं। ईडी माल्या के 4 शहरों में करीब 1400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को जब्त कर चुकी है। राज्यसभा की एथिक्स कमेटी ने पहले ही कोड ऑफ कंडक्ट के हनन में माल्या को नोटिस दिया था। हालांकि उन्होंने उससे पहले ही अपनी सदस्यता को खत्म करने के लिए अर्जी डाल दी थी। माल्या के भगोड़ा घोषित होने के बाद अब क्या होगा, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बॉम्बे हाईकोर्ट के वकील हितेश जैन साहब। हितेश जी, अब जबकि माल्या साहब पर एक तरह से देखा जाए शिकंजा कस गया है, उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया है, उनकी वापसी की उम्मीद कितनी बढ़ गई है? देखिए, ये जो स्टेप जो लिया गया है ये कोर्सिव स्टेप है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट कर रहे नहीं है और वो कोर्ट के सामने अपीयरेंस नहीं दे रहे हैं। तो ये उस दिशा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। बट सिर्फ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करने से जरूरी नहीं है कि उनकी वापसी जल्दी होगी। ये एक कानूनी प्रोसेस है एंड इसमें एक 30 दिन का समय दिया जाएगा उन्हें, और 30 दिन के बाद अगर वो नहीं आते हैं तो फिर जो स्टेप्स लिए जाएंगे, जैसे उनकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं, उसके बाद रेड कॉर्नर नोटिस इशू करके उनके लिए एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग्स शुरू की जा सकती है। तो बेसिकली उन्हें वापस लाने में ये सब देखते हुए ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है एंड ये एक प्रोसेस का पार्ट है। जी, तो यहाँ पर क्योंकि हमने पहले भी केसेस देखे हैं, चाहे हम ललित मोदी की बात करें या उससे पहले हम नदीम श्रवण वाले केस में जो नदीम थे,
इन सभी लोगों ने इंग्लैंड में जाके शरण ली है। कानूनी तौर पर आप नोटिस जारी कर दें भगोड़ा, लेकिन वहां के कानून के मुताबिक इन्हें लाना कितना आसान होता है? क्या ये दोनों केसेस की तरह ही इसमें भी होगा या ये अलग केस है? देखिए, चैलेंजिंग है और थोड़ा सा ये केस अलग भी है। अगर आप नदीम का केस देखेंगे तो नदीम के केस में इंग्लैंड के जो एक्स्ट्राडिशन कोर्ट ने क्लियर फाइंडिंग दी थी कि सरकार ने इंग्लिश कोर्ट के सामने सबूत नहीं रखे थे जो उनको गिल्टी इन्वॉल्वमेंट बताते हैं। तो वो जो केस थी काफी उसमें चैलेंजेस थे, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ लोकल पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह होता है तो उसके इन्वेस्टिगेशन पर भी काफी क्वेश्चन मार्क थे। जहां तक विजय माल्या का जो सवाल है, द फैक्ट कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का जो ऑफेंस है उसमें मोर देन द प्रोसिक्यूशन द बर्डन इज ऑन द अक्यूज्ड, उन्हें साबित करना है कि उनका रोल इन्वॉल्वमेंट में नहीं है। तो वेरी फैक्ट कि वो फॉरेन सॉइल पर है, उन्हें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर दिया गया है, सरकार ने उनको काफी अपॉर्चुनिटीज दी थी, उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए नोटिस दी गई थी, आप इन्वेस्टिगेशन इसलिए नॉन अवेलेबल वारंट आया है। तो इस मामले में प्रोसीजर काफी हद तक फॉलो की गई है, तो वहां पर आप इस केस को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। उम्मीद करें कि उन्हें भारत में देखेंगे हम जल्द। देखिए, जल्द इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं हो सकती, यह प्रोसेस है एंड इसमें 4 से 6 महीना का भी समय लग सकता है। इतना ही है कि इस अटैचमेंट अगर अटैचमेंट ऑफ उनके एसेट्स अगर अटैच कर लेती है और उनके ऊपर फाइनेंशियल दबाव लाती है तो फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो जल्द से जल्द उन्हें भारत लाया जा सकता है। जी जैन साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इधर माल्या पर शिकंजा कसने के चक्कर में बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुछ गरीब किसानों के खातों को ही सीज कर दिया। यह सनसनीखेज खुलासा किया है हमारी सहयोगी वेबसाइट फर्स्ट पोस्ट ने। बैंक ऑफ बड़ौदा ने माल्या से अपने 550 करोड़ रुपए की वसूली जल्दी में पीलीभीत के करने में एक किसान मनमोहन सिंह, मुंबई में सिक्योरिटी गार्ड सुभाष आर गुप्ता और मुंबई के ही सब्जी वेंडर सुभाष आर गुप्ता के अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। बाद में बैंक ने इसे एक टेक्निकल गलती बताया। दरअसल किंगफिशर एयरलाइंस के 2 डायरेक्टर्स के खातों में बैंक सील उन्हें करना चाहता था, लेकिन मिलते जुलते नाम की वजह से बैंक ने गरीब किसानों और सब्जी वेंडर्स के खातों को सील कर दिया। इधर पंजाब नेशनल बैंक ने आज 913 विलफुल डिफॉल्टर्स की एक सूची जारी की है। इस सूची मार्च 2016 के आखिरी तक पैसा न चुकाने वालों की है। इन डिफॉल्टर्स के पास बैंक का 11,004 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। विल्सन डायमंड पर बैंक के 900 करोड़ रुपए बकाए हैं, वहीं फॉरएवर प्रीशियस ज्वेलरी एंड डायमंड पर 747 करोड़ की देनदारी बनती है। किंगफिशर एयरलाइन पर 597 करोड़ रुपए और जूम डेवलपर्स पर 410 करोड़ रुपए बकाया हैं। इस सूची में एक कोऑपरेटिव क्षेत्र की संस्था नेफेड भी शामिल है, जिस पर बैंक के 224 करोड़ रुपए का ऋण अभी बकाया है। दिल्ली में पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने वाली अनिल अंबानी की कंपनी BSES पर दिल्ली सरकार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने बाकायदा अनिल अंबानी को एक चिट्ठी लिखकर दिल्ली बुलाया है। क्या आरोप लगाए गए कंपनी पर, इस पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, क्या आरोप है कंपनी पर और अनिल अंबानी को क्यों बुलाया गया है? विपिन, काफी सख्त है इस चिट्ठी का टोन और जो आरोप लगाए हैं वो काफी गंभीर है। कहा गया है कि जो अधिकारी हैं BSES के वो इनकेपेबल है। दिल्ली में जो पीक सीजन था तो पावर आउटेज की समस्या को दूर करने में विफल रही है BSES। कई बार बातचीत करने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। फाइनेंशियल इरेगुलरिटी के आरोप भी हैं, फंड्स की हेराफेरी की बात भी कही गई है। ये भी कहा गया है कि जो नंबर्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ कर रही है BS। अगर दिन में 10 पावर आउटेज की घटना होती है तो सिर्फ 7 रिपोर्ट करती है। और यह भी कहा गया है कि अगर लेटर का टोन देखें तो काफी पॉलिटिकल भी है। यह भी कहा गया है कि आपके हो सकता है कि इससे पहले वाली सरकारों के साथ अच्छे संबंध हो, लेकिन इस सरकार में वो इन पावर आउटेज की समस्या को काफी सख्ती से निपटेंगे। बहरहाल अगले हफ्ते का समय दिया गया है कि अनिल अंबानी आके मुलाकात करें। इस बारे में हमने अनिल अंबानी या ADAG से भी बात करने की कोशिश की, हालांकि अब तक उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। और अब बात करेंगे दुनिया भर के बाजारों में गिरावट के बावजूद भारतीय बाजारों के आज एक संतुलित परफॉर्मेंस की, क्योंकि आज भारतीय बाजार खुद को संभालने में हमें कामयाब दिखाई दिए। आज सेंसेक्स और निफ्टी लगभग कल के ही स्तरों पर बंद हुए। हालांकि आज छोटे और मझोले शेयरों में अच्छी खरीदारी रही। बाजार को संभालने का काम किया SBI, सिप्ला, अडानी पोर्ट जैसे दिग्गजों ने।
डूबे कर्ज को लेकर आरबीआई के नए नियम के बाद बैंक शेयरों में भी आज तेजी दिखी। इसके अलावा कर्ज में डूबी कंपनियों में भी इस गाइडलाइंस के बाद जोरदार खरीदारी आई। हालांकि जीएसटी पास होने की उम्मीद में बढ़ने के बावजूद लॉजिस्टिक शेयर मुनाफा वसूली का शिकार होते नजर आए। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक के नतीजों से पहले ग्लोबल मार्केट्स में घबराहट देखी जा रही है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी बाजार में कमजोरी है। कच्चे तेल में भी इस वक्त गिरावट हावी है। आप अमेरिकी बाजारों पर नजर डालें तो यहां पर करीब 0.5% की गिरावट अक्रॉस द इंडेक्स दिखाई दे रही है। और जहां तक कच्चे तेल की बात है, उसमें भी हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में करीब 1% की गिरावट, ब्रेंट क्रूड में 1% से ज्यादा की, जबकि घरेलू बाजार में करीब 1/4% की गिरावट हो रखी है। और यहां वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो 90 दिन में नौकरियों की आने वाली है बाहर। देखिए पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। हवाई जहाज से यात्रा करने वालों को कई खुशखबरियां कल मिल सकती हैं। कल कैबिनेट में सिविल एविएशन पॉलिसी पर चर्चा होगी, जिसमें रीजनल कनेक्टिविटी के मुद्दे सहित 520 नियम पर भी चर्चा होगी। माना जा रहा है कि इस नियम में बदलाव किया जा सकता है। इस खबर पर और जानकारी के लिए एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, कल पॉलिसी को लेकर कैबिनेट में किस तरह के फैसले की उम्मीद की जा सकती है? जी, काफी लंबे समय के बाद आखिरकार अब एविएशन पॉलिसी को कैबिनेट की मुहर लग जाएगी इस पर, और कई लंबा समय लग गया, लेकिन काफी सारे मुद्दे हैं। जैसे कि 520 का जो मुद्दा है, उसमें ये उम्मीद की जा रही है कि 5 साल की जो शर्त है किसी भी एयरलाइंस को बाहर उड़ान के लिए, उससे छूट मिल सकती है। हालांकि 20 क्राफ्ट की शर्त बरकरार रहेगी। इसके अलावा रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात है। कई सारे अनयूज्ड एयरपोर्ट्स हैं, उनको यूज करने की बात है। और अगर आप रीजनल अगर फ्लाइट्स में जाते हैं तो आपको 1 घंटे के लिए 2500 का किराया की बात कही गई है। इसके अलावा कैंसिलेशन चार्जेस और रिफंड को लेकर कई सारे नियम होंगे। जो एयरलाइंस की आपसी बायलैटरल राइट्स है, उनको भी रिलैक्स करने की बात कही जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया रोहन। और इधर सिर्फ हवाई जहाज ही नहीं, रेल यात्रियों के लिए भी खुशखबरी है। ट्रेन लेट होने पर अगर आप टिकट कैंसिल कराते हैं तो 48 घंटे के अंदर आपको रिफंड मिलेगा। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रेल मंत्रालय एक नए सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है, जिससे टिकट कैंसिलेशन के रिफंड में होने वाली देरी खत्म हो जाएगी। हमने रिफंड अप्लाई किया था तो रिफंड आने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। आप खुद सोचिए कि जो अमीर लोग हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मीडियम क्लास लोग हैं उनका तो बजट होता है ना मंथली। अमित और राकेश की तरह हजारों रेल यात्रियों को टिकट कैंसिलेशन के बाद रिफंड पाने के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अब जल्द ही ये परेशानी दूर होने वाली है। हमें मिली जानकारी के मुताबिक अभी अलग अलग चल रहे NTES यानी नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम और PRS यानी पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को एक कर दिया जाएगा। इसके बाद ट्रेन में देरी की वजह से होने वाले कैंसिलेशन के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा और यात्रियों को 2 दिन के अंदर रिफंड मिल जाएगा। रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हर महीने 30 से 35 हजार टिकटें ट्रेन में देरी की वजह से कैंसिल होती है। रेल दुर्घटना और सर्दी के मौसम में धुंध की वजह से होने वाली देरी के दौरान ये आंकड़ा डबल हो जाता है। ऐसे में नया सिस्टम डेवलप होने के बाद यात्रियों को समय पर रिफंड मिल सकेगा, जिससे उनकी परेशानी थोड़ी कम जरूर होगी। अगर 3 घंटे से ज्यादा ट्रेन लेट होने पर यात्री टिकट कैंसिल कराता है तो उसकी जानकारी वेरिफिकेशन के लिए जोनल रेलवे में भेजी जाती है। जोनल रेलवे NTES सिस्टम के जरिए ये सुनिश्चित करता है कि वाकई में ट्रेन लेट थी या नहीं। इसके बाद टिकट को क्लेम ऑफिसर के पास वेरिफिकेशन के लिए दोबारा भेजा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में अमूमन 3 से 4 हफ्ते का वक्त लगता है, लेकिन नए सिस्टम में ये वक्त घटकर सिर्फ 2 दिन रह जाएगा। इसके तहत सभी टिकटें शामिल होंगी, चाहे वो प्लेटफॉर्म पर जाकर खरीदी गई हो या फिर ऑनलाइन। दीपाली नंदा, दिल्ली। एप्पल ने अपनी सालाना वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स दिखाए हैं, जो सितंबर में होने वाले iPhone 7 इवेंट पर लॉन्च किए जाएंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि ऐसी 3 बातें जिसमें इस बार WWDC ने कमाल कर दिया है। कमाल नंबर 1,
WWDC में इस बार एप्पल ने 1, 2 नहीं बल्कि 4 ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐलान करके टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा दिया। एप्पल की हर प्रोडक्ट लाइन के लिए अपना खुद का OS होगा। आईफोन, आईपैड के लिए iOS 10, एप्पल वॉच के लिए WatchOS 3, एप्पल टीवी के लिए tvOS और मैकबुक के लिए macOS Sierra। कमाल नंबर 2, एप्पल का पर्सनल वॉइस असिस्टेंट सीरी अब ना सिर्फ स्मार्ट बन गया है बल्कि अब ये सभी आई डिवाइसेस, एप्पल वॉच और मैक कंप्यूटर्स के साथ भी काम करेगा। इसके साथ ही एप्पल ने सीरी को थर्ड पार्टी ऐप डेवलपर्स के लिए भी खोला है, जिससे आने वाले दिनों में सीरी की मदद से आप कई ऐसे काम कर पाएंगे जो अब तक मुमकिन नहीं थे। कमाल नंबर 3, एप्पल पे का बढ़ता दायरा। एप्पल के इस पेमेंट गेटवे को एप्पल ने अब अपने सभी गैजेट्स के अलावा वेब इनेबल्ड भी कर दिया है, यानी एप्पल पे की मदद से अब आप अपने कंप्यूटर से भी पेमेंट्स कर सकते हैं। हालांकि एप्पल पे अभी भारत में लॉन्च नहीं हुआ है, पर इसके भारत में इस साल के अंत तक लॉन्च होने की पूरी उम्मीद है। iOS 10 समेत एप्पल के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स इस साल सितंबर तक सभी यूजर्स के लिए फ्री अपग्रेड के तौर पर मिलने लगेंगे। अभिषेक तेलंग, मुंबई। और अब वो खबर जिसका आप कर रहे होंगे बेसब्री से इंतजार, क्योंकि हमने हेडलाइंस में आपको बताया था कि अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो अगले 3 महीनों में आपके लिए ढेरों मौके मौजूद होंगे। आज आए मैन पावर एम्प्लॉयमेंट सर्वे के मुताबिक जुलाई से सितंबर के बीच कंपनियां जमकर हायरिंग करने वाली हैं। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ आ गई हैं हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। दीपाली, सर्वे के मुताबिक किन किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नौकरियां देखने को मिलेंगी? मैन पावर आउटलुक सर्वे 5100 कंपनियों के बीच में किया गया है। उस सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक ई कॉमर्स समेत आईटी, कंज्यूमर और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में जोरदार भर्तियां होने का अनुमान है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स में भी पिछली तिमाही की तरह ही भर्तियां जारी रहेंगी। सर्वे में इस बात को भी साफ किया गया है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जहां पर कम भर्तियां होने का अनुमान है, और ये सेक्टर्स हैं माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक देश के दूसरे हिस्सों के मुकाबले उत्तरी और पश्चिमी राज्यों में जो कंपनियां मौजूद हैं वो ज्यादा भर्तियां करेंगी। शुक्रिया दीपाली। और इसी खबर के साथ हम भी आपसे लेते हैं इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।